हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये कहना है मेरा कि परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है। क्या परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है? ठीक है, तो आप लोग को क्या करनी है, अपनी तैयारी को अच्छी करनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप क्या कर पाएंगे, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। फिर मार्क्स लाने के बाद इतनी अच्छी खुशी होती है ना, इतनी अच्छी खुशी होती है कि उससे बड़ा खुशी और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये सबसे पहले आप लोग बताइए, क्या सब लोग ठीक ठाक हैं? पढ़ाई आप लोग की कैसी चल रही है? सब लोगों की पढ़ाई लगभग उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि सबको भी अपनी परीक्षा की क्या है तो टेंशन है। ठीक है, सबको अपनी परीक्षा की टेंशन है, लेकिन मैं उस टेंशन को खत्म करने ही आई हूँ। क्या जिसके जिसको भी परीक्षा की टेंशन है, मैं उस टेंशन को खत्म करने ही आई हूँ। क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए? सबसे बेहद और इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं सब, ठीक है, समीकरण। क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो आपका दिया हुआ है ना, उसके अंतर्गत आपके क्या है तो आल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव। ठीक है, उसके अंतर्गत आपके क्या है तो सभी सभी जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, वो प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लेके आया है। ठीक है, और इससे पहले मैंने क्या, इसके जो ऑल इम्पोर्टेंट आपके क्या थे, ऑब्जेक्टिव भी थे, मैंने उसको भी आपको कराया हुआ है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही है कि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करिए। आप लोग जब तक तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आपको अपनी उम्मीद पर या फिर अपने मेहनत पे कोई भरोसा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आज से ही आप लोग क्या हुई, लग जाइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आज से भी आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो ये मैं कह सकती हूँ आराम से कि आप अपने क्या 80-90% लाना चाहोगे, फिर भी आप इतने दिनों में ही पढ़ के क्या कर सकते हो तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो यही मेरा कहना है कि सब लोग, जितने लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, इधर उधर किफायती कर रहे हैं, वो लोग क्या करें कि अब पढ़ाई करना शुरू कर दें। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर बाद में बैठ के सोच के पछता के कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है, एक मामूली सी बात है, केवल फोन लेना है, फोन में ऐसे करके ओपन करके बैठ जाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप लोग बैठ के खाली सुन सुन के लिखना ही तो है। देखिए, आप देखें चाहे ना देखें, अगर कान में सुनाई दे रहा है आपको, उस चीज को आप लिख पा रहे हैं, अगर आप लिख देते हैं, तो जैसे ही आप पेपर में बैठेंगे ना, हर वो एक चीज आपको बैठने के बाद दिखाई देगा। तो मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। ठीक है, ताकि जो आपको कुछ और भी चीजें बताई जाएंगी, वीडियो के अंतर्गत जो चीजें रिकॉर्ड होता है वो तो होता ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसके अंतर्गत करके हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो इम्पोर्टेंट होगी, तो इन चीजों के अलावा भी आप नोट कर सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों से कहूंगी, यही आप लोगों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए कि अब से अब से और आज से ही अपनी पढ़ाई को क्या करिए, शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें यही चीजें होगी कि आपका ही भला होगा। क्या होगा? आपका ही भला होगा। हर चीज आगे आपके, जब किसी को सामने आप रिजल्ट दिखाएंगे तो कहेंगे कि मैंने 2-3 महीने में तैयारी करके इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। आप ही अपने मार्क्स के लिए उतने अच्छे से साबित करेंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और ये चीज़ें हैं कि आप लोग देखिए, ऐसा होता है कि मैम ये आप वीडियो लाई हैं तो ये किस बोर्ड के लिए काम आएगा। सबसे पहला यही होता है सब लोगों का प्रश्न कि ये जो आप वीडियो बनाई हैं या फिर जो चीज़ें आपने ये लाया है प्रश्न में, तो ये जो है किस बोर्ड के लिए है। तो ये देखिए, आप किसी भी बोर्ड से होंगे, क्या आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन ये परीक्षा तो होगा ही होगा। और परीक्षा के साथ साथ
जो भी कोई बोर्ड होगा उसके अंतर्गत ये चैप्टर आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये ना यूपी बोर्ड ना बिहार बोर्ड, ये जो है हर बोर्ड के लिए काम आएगा। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ प्रश्न जो भी मैंने इसके अंतर्गत रखा हुआ है, तो इसके अंतर्गत आपका हर एक प्रश्न हर एक बोर्ड के लिए क्या होगा, काम आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है कि इसके बाहर एक भी प्रश्न क्या होगा, तो नहीं आएगा, और उसके बाद ये आपका पूरा पाठ का समापन भी होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप इस वीडियो के अंतर्गत आपको सब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, मैं उसको आप लोग को इतने अच्छे से समझाऊंगी कि फिर आज के बाद आप लोग नहीं कहेंगे कि मुझे अभिक्रिया नहीं समझ में आई, तो समीकरण नहीं समझ में आया, तो मुझे याद नहीं है, तो मुझे ये चीज़ें हैं, मुझे वो चीज़ें हैं, ये सब कहने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने टॉपिक तो कवर किया है, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न के हिसाब से टॉपिक आएंगे मैं उस हिसाब से ही हर एक प्रश्न का जवाब देके चलूंगी, और जो चीजें नई होगी मैं उसको भी उसी के अंतर्गत, मतलब अगर उससे रिलेटेड होगा तो मैं उसी के अंतर्गत आपको देते चलूंगी। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आप लोगों के लिए ही क्या है, बना हुआ है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप लोग एक देख लेंगे प्रश्न और कहेंगे कि मैम बोली थी कि इस वीडियो को देखना और जाके पेपर में बैठना, सब तुम कर ले जाओगे। तो मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि हर एक वीडियो को, जब भी आप इस वीडियो को देखना चले या फिर किसी भी वीडियो को देख रहे हैं वो भी पढ़ाई के रिलेटेड, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब उसके रिस्पांस आपके बाद में पता चलते हैं कि आपने उस वीडियो को देखा तो क्या सीखा, क्या जाना, क्या पहचाना, क्या समझे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बस केवल लेके आई हूँ आपको समीकरण, जो है मतलब कि कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री का ही केवल यहाँ हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट के, ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से अपनी तैयारी हर एक विषय का टाइम टू टाइम पाइए। ठीक है, और वहाँ से एक शेड्यूल बना रहेगा आपका कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या आएगा पेपर में, पैटर्न नहीं पता है तो वो पैटर्न आपको बताया जाएगा। उसके साथ साथ जब तक आपकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाते तब तक हर एक दिन हर एक चैप्टर के कुछ नए नए टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न कैसा है, कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें तो देख ही पा रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा है कि रासायनिक, क्या कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें क्या होगा इस चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रिया होगी और उसके अंतर्गत आपका समीकरण होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमसे पूछा गया है। देखिए, ये सब चीजें सब लोग देख के डरने लगते हैं क्या कि क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इसमें पूछा गया है क्या कि क्या होता है, क्या इसमें यही पूछा गया है कि क्या होता है जब। ठीक है, क्या होता है जब, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लेड नाइट्रेट, क्या लेड लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। क्या करते हैं कि क्या होता है जब, आपसे यही चीजें पूछी गई है कि क्या होता है जब, उसमें जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं या फिर नाइट्रिक, या फिर क्या करते हैं कि, या फिर आप नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तब की बात पूछी गई है। ठीक है,
उसके बाद ये चीज़ें आपसे और भी पूछी जा रही हैं क्या, कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? तो एथेनोइक अम्ल सोडियम के साथ क्या करता है? तो क्रिया करता है। ठीक है, क्या करता है? तो क्रिया करता है। तब क्या होता है? एथेनॉल अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तब क्या होता है? ठीक है, तो इसमें हम पहला लिख लेंगे क्या, कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, क्या सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो लेड के लिए आपका जो होता है वो पीबी, क्या होता है? पीबी। उसके बाद नाइट्रेट के लिए NO3। ठीक है, लेकिन पीबी पर आपका +2 होता है और नाइट्रेट पे आपका 1 माइनस होता है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ कितना हम लिखेंगे? तो PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका क्या हो गया? लेड नाइट्राइट। लेड नाइट्रेट को जब हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो हमको मिलता है क्या? हमको मिल जाता है PbO प्लस NO2। क्या मिलता है? PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, लेकिन देखिए सबसे पहले ये समीकरण का लिखना मकसद नहीं होता है, ये समीकरण को संतुलित करना होता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जब भी आप कहीं लिखें तो उस समीकरण को संतुलित करें, लेकिन आपको संतुलित नहीं करने आएगा तो आप लिखेंगे कैसे? बात तो ये है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, इसको आप मानेंगे, इसको आप मान लेंगे LHS और इसको क्या मानेंगे आप? RHS। ठीक है, जब आप इसको LHS और RHS मान लेते हैं तो LHS में देख लेंगे कि PB की संख्या कितनी है। तो PB की संख्या आपकी 1 है। उसके बाद नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? ये जो 2 लगा है ना, वो 2 नाइट्रोजन के लिए भी काम करेगा और ऑक्सीजन के लिए भी क्या होगा? काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जब देख लेंगे तो नाइट्रोजन आपका 2 और ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना के 6। उसके बाद इधर जब देख लेते हैं तो PB की संख्या इधर भी 1 है। उसके बाद नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? तो 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 1 और 2 3 और 2 5। तो इतना तो आपने किया, लेकिन ये करने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि किधर की संख्याएं कम है। तो इधर देख पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसकी अपेक्षा क्या है? अधिक है। तो जब आपका कम होगा जिधर, ठीक है, जब आपकी संख्याएं जिधर कम होंगी उधर आप संख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब आप उसको बढ़ाएंगे तो संख्या मेंटेन हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इधर भी संख्या बढ़ा के आप बराबर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो शुरुआत होती है वो जिधर कम होता है उधर से ही शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि PB की संख्या यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब PB के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ कितना मिला है? तो 1 मिला है। तो यहाँ देखिए कम है, अगर मैंने यहाँ 2 लिखा तो यहाँ नाइट्रोजन आपके 2 मिल गए। तो जैसे ही मैंने नाइट्रोजन को 2 किया तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी मिल गई? 2 और 2 4 2 6 और 1 7, मतलब कि ये जैसे ही कितना हो गया? अब 7 हो गया और ये कितना हो गया आपका? 2 हो गया। तो यहाँ जैसे ही 7 हुआ तो अब हम क्या करते हैं? इधर की संख्या कम हो गई। जैसे ही मैंने वहां 2 लिखा तो इधर की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो इधर कम हो गई तो फिर यहाँ मैंने जब 2 लिखा, क्या फिर मैंने यहाँ जब 2 लिखा तो PB की संख्या फिर से निकल के क्या आ गई? PB की संख्या फिर से निकल के 2 आ गई। उसके बाद नाइट्रोजन की संख्या सेम जैसी थी वैसी बनी रही। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? तो 2 3 6 और 2 के 12, कितना बन गया आपका? तो 12। और यहाँ आपकी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो 7 है। तो फिर से हम क्या करते हैं? देख लेते हैं कि इधर कितना है? तो 2 दूना के 4 और 2 6। लेकिन आपको
कम कितना है आपका, कम कितना है, तो कम कितना है आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ देखिए नाइट्रोजन की संख्या ना, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 यहाँ है, 2 यहाँ हो गई तो 4 हो गई, क्या हो गई तो 4 हो गई। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे कि टोटली ही पूरा बढ़ा देंगे और लिख देंगे इसको क्या, NO2 को पूरा ही 4। ठीक है, तो जब ये नाइट्रोजन की संख्या आपकी क्या मिल गई तो 4 मिल गई। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन की संख्या 4 हो गई और यहाँ भी मैंने 4 लिखा तो ये आपको कितना मिल गया 4। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या अब कितनी हुई तो 4 दूना के 8 और 2 10। अब कितना बचा कि 2 और बढ़ा देना है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, लास्ट में आपको रिजल्ट यही मिला, लास्ट में रिजल्ट यही मिला कि पीबी की संख्या कितनी मिली 2, उसके बाद नाइट्रोजन की संख्या कितनी मिली 4, उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12। उसके बाद इधर देखे होंगे आप लोग, तो पीबी की संख्या कितनी है 2, उसके बाद नाइट्रोजन की संख्या 4, उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी मिली तो यहाँ से 2 और यहाँ से 8 10 और 2 12। ये देखिए इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर 12 है, इधर भी 12 है। तो दोनों तरफ की संख्याएं आपकी क्या मिल गई तो बराबर मिल गई। अर्थात इस प्रकार ये समीकरण आपका क्या हो गया तो संतुलित हो गया। लेकिन ठीक है, आगे देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। दूसरा यही था ना कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। दूसरा देख लेते हैं क्या कि जो नाइट्रिक अम्ल है क्या करता है कि अभिक्रिया करता है। तो किससे अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है आपका तो ऑक्सीजन से। ठीक है, किससे, सॉरी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे तो नाइट्रिक अम्ल का, तो नाइट्रिक अम्ल का HNO3, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस, क्या CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जब दोनों का हम क्या करते हैं क्रिया कराते हैं, क्या करते हैं जब हम दोनों का क्रिया कराते हैं तो हमको मिलता है क्या कैल्शियम नाइट्रेट, क्या मिलता है तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल मिलता है। क्या मिलता है हमको कैल्शियम नाइट्रेट और जल मिलता है। ठीक है, यहाँ से आप वैसे ठीक है कर पा रहे होंगे। तो एक चीज आपने देखा होगा कि बाहर वाली क्रिया बाहर वाले के साथ, अंदर वाली क्रिया अंदर वाले के साथ हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप, जैसे मैंने आपको बताया है कि समीकरण लिखना ही नहीं होता है, समीकरण को सबसे पहले क्या किया जाएगा कि संतुलित किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको संतुलित करने के लिए आप देख पा रहे होंगे, आप खुद ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोनों तरफ की संख्याओं में कि किधर कम है किधर ज्यादा है। ठीक है, तो देख रहे होंगे कि कैल्शियम की संख्या यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 1 है, लेकिन वही NO3 की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 1 है। इसके सामने मैंने क्या किया 2 लिख दिया, तो नाइट्रेट की संख्या आपकी क्या हो गई बराबर हो गई। अब देख लेते हैं हम हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ है 4, यहाँ भी मैंने 2 लिखा है तो 2 दूना के 4, हाइड्रोजन भी आपके बराबर हो गए। उसके बाद आगे देख लेते हैं अब क्या बचा ऑक्सीजन, तो 3 दूना के 6 और 6 2 8 ना। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं 3 दूना के 6 और 2 आगे लिखा है तो यहाँ से भी 2 कितना हो गया 8। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, शायद मैं उम्मीद करती हूँगी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये समीकरण कैसे संतुलित किया गया है। ठीक है, फिर आगे तीसरा क्या आपसे पूछा था, तीसरा चीज ये पूछा था कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। क्या एथेनोइक अम्ल
एथेनोइक अम्ल क्या करता है, तो किसके साथ क्रिया करता है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। क्या, CH3COOH होता है। और किसके साथ क्रिया करनी है, किसके साथ क्रिया करानी है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। इसके बाद जब हम दोनों को क्रिया कराते हैं, जब दोनों का क्रिया कराते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, CH3COONA। क्या मिल जाता है, तो CH3। देखिए मैंने एक चीज आपको बताई है कि यहाँ से ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो ये बाहर वाली क्रिया, ये ऐसे ना करके बल्कि ऐसे ही कर दीजिए, सीधा सीधा आप लोग लिख दीजिए क्या, CH3 यहाँ तक और ये प्लस वाला इसके साथ। क्या, CH3COONA प्लस अब क्या बचा आपके पास, तो आपके पास अब बच गया क्या, CO2 बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, तो CO2 बना लेते हैं। उसके बाद और क्या बचा आपके पास, और क्या बचा आपके पास, तो देख लेते हैं कि यहाँ से क्या संख्याएं बची हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ CH3 आप देख पा रहे होंगे कि एक है, यहाँ मैंने एक को लिख दिया। उसके बाद ये चीज़ें पूरा ही मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ सोडियम की संख्या 1 है और यहाँ कितना है, तो यहाँ कितना है, तो 2 है। जैसे ही मैंने यहाँ 2 देखा और तुरंत मैंने क्या कर दिया कि दूसरे तरफ भी संख्याएं को मैंने बढ़ा दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ 2 लिखी तो तुरंत ही किसकी संख्या बढ़ गई, तो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, जब यहाँ 2 लिखेंगे तो ये 2 लिखने के बाद देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। मतलब कि हाइड्रोजन आपका अभी छूटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं कि सोडियम भी बराबर। अब बचा क्या, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है, तो 3 है। कितनी है, तो 3 है। तो यहाँ आपके पास 2 है और एक आपका बचा हुआ है। तो यहाँ से आपको ये अभिक्रिया के दौरान मिल गया है। ठीक है, तो अभिक्रिया के दौरान मिल गया है और समीकरण भी आपका क्या हो गया है, तो संतुलित हो गया है। ठीक है, इसके बाद आगे पूछा गया है क्या, चौथा में एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। किसको, तो एथेनॉल को क्या करते हैं कि, सॉरी ये सी था और ये डी था, ये सी और ये आपका डी। क्या करता है कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। और इसके साथ हम क्या करते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं। दोनों को मिला के तो लिखेंगे क्या, कॉन्क H2SO4। ठीक है, जब दोनों को मिलाते हैं तो अभिक्रिया के दौरान हमको क्या मिलती है, तो मिल जाता है C2H4। क्या मिल जाता है, C2H4। और देखिए यहाँ से C2H4 आपको मिल गया और क्या बच गया, और देखिए क्या बचा हुआ है। ठीक है, तो देख लेंगे क्या बचा है, तो H2O और लिख लेते हैं। बाकी संख्या को हम क्या करते हैं, मिला के लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है, ठीक है, क्या कहा गया है प्रश्न में एक बार और देख लीजिएगा, शायद प्रेजेंस में क्रिया करानी है। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ न बल्कि ये तीर के ऊपर लिखिए, क्या, कॉन्क H2SO4। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 5 और 1 6, यहाँ 4 और 2 6। उसके बाद ये जो मिला है कार्बन की संख्या 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या 1 यहाँ भी है और 1 क्या है, यहाँ भी है। तो इस अभिक्रिया के दौरान आपको मिल जाती है क्या, एथीन, और क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है क्या।
चलें फिर आगे देख लेते हैं प्रश्न, दूसरे प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है केवल क्या कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। क्या करना है, बस इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या यहाँ 6 है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। C6H12O6 प्लस O2, उसके बाद मिल जाता है क्या CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, क्या प्लस ऊर्जा। जब ये चीजें होती है तो ये चीजें के बाद यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो 6 है। यहाँ कार्बन की संख्या 6 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ मैं 6 लिखी, ठीक है। तो ये 6 कार्बन यहाँ भी मिल गए, 6 कार्बन आपको यहाँ भी मिल गए। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितना है 12, लेकिन यहाँ कितना दिख रहा है आपको, केवल 2। तो अगर 6 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 6 से आप गुणा कर देते हैं, तो 6 दूना के 12 आपको मिल गया। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 6 है और यहाँ 2 8 है, ठीक है। कितना है, तो 6 और 2 कितना है 8 है, ठीक है। लेकिन यहाँ देख पा रहे होंगे कि 6 दूना के 12 और 6 कितना 18, लेकिन यहाँ आपके पास कितना है, तो केवल 8 है। तो जब यहाँ आप क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, तो देखिए 6 दूना के 12 और 6 कितना 18, मतलब ये समीकरण भी आपके क्या हो गए, तो संतुलित हो गए। फिर आगे देख लेते हैं दूसरा में क्या है। दूसरा आपका Na प्लस C2H5OH प्लस CH3CH2O Na प्लस H2, यही है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे क्या कम है, ठीक है। तो देखें हमने कि सोडियम की संख्या यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। उसके बाद कार्बन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी कार्बन आपके पास 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 1 है। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 5 है और एक 6 है, लेकिन यहाँ 3 2 5 और यहाँ भी कितना आपको मिल गया, तो 7 मिल गया। मतलब कि ये चीजें जो दी हुई थी वो आपकी नहीं बन पाई ना। तो आपका क्या हो गया, हर चीज तो बराबर आपको मिला है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या आपको बराबर नहीं मिली है। तो क्या करेंगे आप, इसमें आप दोनों तरफ की संख्याओं को मिलाएंगे फिर से, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन की अधिकता हो गई थी, तो मैं अगर यहाँ 2 लिखती हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी मैं अगर 2 लिखती हूँ, तो देखिए यहाँ से सोडियम की संख्या जब मैंने यहाँ 2 लिखा तो सोडियम की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, तो सोडियम की संख्या बढ़ गई। तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी सोडियम आपके 2 मिल गए। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी, तो 4, तो 2 यहाँ लिखा हुआ है और 2 से गुणा करती है तो 4। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 5 दूना के 10 और 2 कितना 12, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि 5 दूना के 10 और 2 12, मतलब कि ये समीकरण जैसे ही मैंने लिखा तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समीकरण समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं आगे प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तीसरा में पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। क्या, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ, क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। क्या लिया जाएगा आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को, क्या लिया जाएगा, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो H2SO4 होता है। क्या H2SO4 होता है, वो भी तनु लेना है तो डाइल्यूट ले लेंगे हम। उसके बाद किसके साथ, तो जिंक के साथ। किसके साथ, तो जिंक के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, तो आपका मिल जाता है क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता
है। ठीक है, क्या मिल जाता है? तो जिंक सल्फेट मिल जाता है और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया में प्राप्त हो गई। फिर दूसरा देख लेते हैं, क्या पूछा गया है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने लिखा, उसके बाद देख लेते हैं क्या कहा है आगे कि एल्युमिनियम का चूर्ण लेना है। क्या लेना है? एल्युमिनियम का। जैसे ऊपर आपसे जिंक का चूर्ण लिया गया था, लेकिन यहाँ क्या लेना है? एल्युमिनियम का चूर्ण लेना है। तो एल्युमिनियम का संकेत आपका क्या होता है? Al होता है। ठीक है, तो जब आप Al को लेते हैं और क्रिया कराते हैं, क्या जब आप Al को लेते हैं और HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका क्या मिल जाता है? तो AlCl3 का सॉल बन जाता है। उसके बाद आपका फिर से हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाता है। फिर से आपका हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्लोरीन की संख्या यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है? तो 3 है। कितनी है? तो 3 है। तो संख्या बराबर करने के लिए जिधर कम होगा उधर बढ़ा लेंगे। अगर मैंने यहाँ 3 किया तो यहाँ 3 करने से मतलब नहीं बना। क्या नहीं बना? कि यहाँ आपका हाइड्रोजन जो है वो 2 ही है और यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ 3 न लिख के मैं कितना लिखूं? यहाँ 3 न लिख के मैं कितना लिखूं? तो कोई ऐसा संख्या लिखें जिससे हर एक चीज बराबर हो जाए। तो यहाँ मैं अगर 6 लिखती हूँ, क्या मैं यहाँ अगर 6 लिखती हूँ तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 6 हो गई, लेकिन क्लोरीन की संख्या भी क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ आप लिख देते हैं क्या? जब यहाँ मैंने 2 लिखा तो एल्युमिनियम की संख्या बढ़ गई, तो यहाँ भी आप एल्युमिनियम को कितना कर लीजिए? तो 2 कर लेने के बाद आपकी क्या हो जाएगी? तो ये समीकरण भी संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं क्या कहा है कि सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। किसको? तो सोडियम ऑक्साइड को किसके साथ? तो जल के साथ। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O और इसको जल के साथ घोला जा रहा है। तो जल के साथ जब घोल रहे हैं तो आपका क्या मिल जाता है कि NaOH का एक विलयन मिल जाता है। उसके बाद देख लीजिए आप, सोडियम की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 1 है। जब देख रहे हैं कि सोडियम की संख्या यहाँ से कम है तो यहाँ मैं 2 लिख दी, तो यहाँ सोडियम की संख्या 2 हो गई, यहाँ भी आपको 2 मिल गया। ऑक्सीजन की संख्या 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, मतलब कि 2 है। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 लिखा है, मतलब हर एक के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितने मिली? 2 हो गई। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? मैंने हर चीज आपको बताया एक एक करके। आप देख के समझ पा रहे होंगे कि समीकरण को कैसे लिखा जाता है और कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें भी सेम बातें वही होगी कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या ये जो दिया हुआ है ना, इन सभी के लिए आपको क्या करना है? तो रासायनिक समीकरण तो लिखना है, लेकिन उसको संतुलित करके ही लिखना है। तो मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो ये जानने के लिए फिर से आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सॉरी, मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा ना। इसमें प्रश्न में यही कहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड,
कि जलीय विलयन लेना है। कैसा विलयन लेना है? तो जलीय विलयन लेना है। और जब परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो जलीय सोडियम सल्फेट और क्या बनता है? तो जल बनता है। ये अभिक्रिया के दौरान आपको समीकरण में दे दिया गया है कि क्या क्या मिलाना है, तो क्या क्या बनेगा, बस वो बना दिया है। आपको वो संख्या लिख के खाली संतुलित करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेते हैं। क्या इसमें लिखेंगे? क्या क्या कहा है आपको? तो लेना है सल्फ्यूरिक अम्ल को, और क्या लेना है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये शायद आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं कलर यूज कर लेती हूँ दूसरा। क्या लेना है आपको? सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। उसके बाद लेना क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपसे कहा गया है क्या? आपसे कहा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या मिलता है आपको? सोडियम सल्फेट मिलता है। क्या मिलता है? तो सोडियम सल्फेट मिलता है और जल मिलता है। ठीक है, तो ये समीकरण तो आपको बता ही दिया है। केवल आपको करना क्या है? इस समीकरण को केवल संतुलित करना है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए बताइए आपको किधर की संख्याएं बढ़ानी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपके पास हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1 कितना है? तो 3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है? 2 है। जैसे मैंने वहां लिखा तो 3 तो आप कर नहीं सकते हो, तो सीधा मैंने 2 लिख दिया, तो 2 दूना के कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ 2 है और यहाँ मैंने 2 लिखा, तो 2 दूना के 4, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या आपकी क्या हो गई? बराबर हो गई। उसके बाद पूरा ही सल्फेट को देख लीजिए, यहाँ पूरा सल्फेट आपका लिखा हुआ है। उसके बाद सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ भी सोडियम आपके 2 मिल गए। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी मिल गई? 2 मिल गई। तो मैंने समीकरण को लिखा और समीकरण को क्या कर दिया? संतुलित कर दिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को जितना मैंने बताया हर चीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला समीकरण को देखते हैं हम लोग कि आगे वाले समीकरण में किस प्रकार से आपसे फिर से पूछा गया है और बनाया है, और आपको बस केवल संतुलित करना है। इसमें दूसरा में यही पूछा गया है आपसे कि फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। क्या करता है कि फास्फोरस आपका क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद वह जलकर क्या बनाता है? तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या? लिखेंगे इसमें, ये आपका पहला था और ये आपका दूसरा समीकरण में लिखना क्या है? फास्फोरस को, और ये किसके साथ क्रिया कर रहा है? तो क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है, और ये क्रिया करने के बाद आपका क्या बना लेता है? तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। पेंटा मतलब कि 5, ठीक है, और क्लोराइड, तो क्लोरीन की संख्या जो होगी वो कितनी बार होगी? 5 बार होगी। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? तो 5 है। तो अगर यहाँ पे मैं कौन सी संख्या लिखूं कि दोनों तरफ का क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ और यहाँ 5 लिखती हूँ, देखिए 5 दूना के 10 क्लोरीन की संख्या आपको मिल गई, और यहाँ भी 5 दूना के 10 क्लोरीन की संख्या मिल गई। लेकिन यहाँ से फास्फोरस की संख्या जब अधिक हुई तो यहाँ अकेला बना हुआ है, इसको आपने लिख दिया, तो ये संख्या भी आपकी क्या हो गई? बराबर हो गई। आगे देख लेते हैं कि प्रश्न फिर आगे में क्या पूछा है और क्या बनाया है। तो तीसरा में क्या पूछा है कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट
जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट जब दोनों को लेते हैं और मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका जिंक नाइट्रेट और सिल्वर प्राप्त होता है। क्या मिलता है कि जब आप जिंक को और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं तो मिल जाता है क्या आपको जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे किस प्रकार से हमको बना के दिया है, हमें केवल क्या करना है संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या जिंक को, क्या जिंक का फॉर्मूला Zn और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट को। ठीक है, क्या सिल्वर नाइट्रेट को जब हम लिख लेते हैं तो फिर हमको बताया है कि बनता क्या है, बनता है हमारा जिंक नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है तो जिंक नाइट्रेट बनता है। और जिंक नाइट्रेट बनने के साथ साथ और भी चीजें आपको बताई गई है कि क्या बनता है तो जिंक नाइट्रेट के साथ आपका क्या बनता है तो सिल्वर बन जाता है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे Ag। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे तो संतुलित करेंगे। यहाँ Zn की संख्या 1 है, यहाँ भी आपकी Zn की संख्या कितनी है तो 1 है। उसके बाद यहाँ नाइट्रेट की संख्या यहाँ नाइट्रेट की संख्या आपकी कितनी है तो 1 है और यहाँ कितनी है तो 2 है। वैसे यहाँ आप चाहें तो 2 लिख दें, तो यहाँ भी अगर आप 2 कर देते हैं तो शायद ये समीकरण आपके पूरे ही बराबर हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं किस प्रकार से और भी दिया हुआ है। तो इसमें लास्ट वाला आपसे कहा है कि मैग्नीशियम को लेना है और हाइड्रोजन क्लोराइड को लेना है। किसको लेना है, मैग्नीशियम को और हाइड्रोजन क्लोराइड को जब लेते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता है और हाइड्रोजन आपका क्या हो जाता है तो बाहर, मतलब उसी के साथ विस्थापित होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या आगे वाले में हम लोग कि मैग्नीशियम लेना है, क्या लेना है चौथा हम लोगों को मैग्नीशियम लेना है। उसके बाद मैग्नीशियम के साथ साथ आपको हाइड्रोजन क्लोराइड लेना है, HCl ले लेते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है, क्या MgCl2 दिया है। उसके बाद आपका फिर से क्या दिया है तो हाइड्रोजन बचा हुआ है, वही हाइड्रोजन आपका क्या होगा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्लोरीन की संख्या 1 है और यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है तो 2 है। मैंने बताया है आपको कि जिधर की संख्याएं कम होगी उधर संख्या आप लिख के उसको क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ 2 लिखा तो हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गई, तो यहाँ से आप H2 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया। हर एक चीज में क्या टिका है, केवल समीकरण को देखना है, समीकरण को संतुलित करना है और उसके अंदर कोई बात लिखी हुई नहीं है। हाँ, एक चीज ये है कि जब आपको नाम दिया है तो आपको उसके बारे में फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस समीकरण को लिख भी सकते हैं और संतुलित तो एकदम आराम से कर पाओगे आप लोग। लास्ट आपका क्वेश्चन यही बचा है। इसमें क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। बताइए आपसे कितना इजी सवाल पूछा जाएगा प्रश्न पेपर में। आप लोग एकदम तुरंत ही देखते देखते हर एक समीकरण को क्या कर देंगे तो संतुलित कर देंगे, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है कि समीकरण को संतुलित करने का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो सबसे पहले दोनों तरफ से लेफ्ट संख्या और राइट साइड दोनों तरफ की संख्याओं को आप लिखेंगे। लिखने के बाद जिधर कम संख्याएं होगी उधर आप क्या करेंगे तो संख्या लिखकर आप दोनों तरफ की संख्याएं बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ BA 1 है और यहाँ भी आपका BA कितना है 1 है, तो ये दोनों तो बराबर मिले। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ से 2 है और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या आपके पास 1 है, तो यहाँ आपने 2 लिखा। मैंने बताया है जिधर कम होगा उधर ही आपको संख्या बढ़ानी है, तो वहाँ मैंने 2 लिखा तो आपका क्या मिल गया, ऑक्सीजन की संख्या 2 इधर भी हो गई और 2 उधर भी हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर हुई। उसके बाद देख लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 और 1
3। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो इधर की संख्या क्या है, कम है। क्या है, इधर की संख्या आपकी कम है। तो क्या करते हैं, इसको इधर बढ़ाएंगे तो फिर से हमारा Ba बढ़ जाएगा। तो यहाँ न बढ़ा के यहाँ अगर हम बढ़ा लेते हैं, क्या 2 लिख देते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन आपका 2 मिल जाएगा। उसके बाद ब्रोमीन भी यहाँ देख लीजिए 2 दिख रहा है, और यहाँ भी ये क्या है, 2 दिख रहा है। इस प्रकार से आपका ये समीकरण क्या हो गया, तो संतुलित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये समीकरण अच्छे से क्या हो गया, संतुलित हो गया। फिर से दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पोटेशियम की संख्या 1 है और यहाँ कितना है, 2 है। जैसे ही आपको 2 दिखा और यहाँ 1 दिखा तो तुरंत आप यहाँ कितना लिखने की कोशिश करेंगे, तो 2। जैसे ही आपने 2 लिखा तो 2 लिखने के बाद देखे होंगे कि यहाँ पोटेशियम की संख्या बराबर हो गई, यहाँ भी बराबर हो गई। उसके बाद Cn की संख्या यहाँ कितनी दिख रही है आपको, Cn यहाँ टोटल पूरा ले लीजिए तो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कितना है, 1 है। तो इसके आगे भी आप क्या करते हैं, 2 को लिख देते हैं। क्या करते हैं कि आप इसके आगे भी 2 लिख देते हैं। तो ये संख्या तो खत्म हो गया। अब बचा आपका क्या, यहाँ आपका Si4 नहीं SO4 होगा। ठीक है, अब बचा आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ मैंने 2 लिखा हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी मिल गई आपको, 2 मिल गई। उसके बाद सल्फेट की पूरी संख्या देख लेते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। तो ये दूसरा समीकरण भी फाइनली आपका क्या हो गया, सो संतुलित हो गया। बताइए इससे इजी अब क्या हो सकता है प्रश्न, ना लिखना है ना पढ़ना है, केवल संख्या लिख के बराबर कर देना है। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहाँ एल्युमिनियम की संख्या 1 है और यहाँ भी एल्युमिनियम आपका कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ क्लोरीन की संख्या देख पा रहे होंगे 1 है और यहाँ कितना है, तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, जब आपका AlCl3 का सॉल्व बना हुआ है तो यहाँ अगर आप 2 लिखें तो आपका एक संख्या बराबर वाली मिल जाएगी, सम संख्या मिल जाएगी। तो सम संख्या मिल जाएगी तो थोड़ा संतुलित करने में आसानी होगा। तो यहाँ जैसे ही देखें तो 6 मिल गया, यहाँ भी आप क्या लिख देंगे, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ 6 लिखा तो क्लोरीन की संख्या यहाँ से 3 दुना के 6 और यहाँ भी क्लोरीन की संख्या कितनी मिल गई, 6। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, यहाँ कितना है, 2 है। तो यहाँ अगर आप 3 लिख देते हैं, क्या 3 लिख देते हैं, तो ये समीकरण भी आपके क्या हो जाएंगे, तो संतुलित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका देखिए Al की संख्या यहाँ से क्या है, अधिक है यहाँ की अपेक्षा। तो यहाँ इसके आगे भी आप कितना लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। तो ये समीकरण भी आपका फाइनली क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। मैंने एक एक चीज आपको दिखा के बता रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि परीक्षा में आए और आप लोग तुरंत ही देखते देखते पहले ऐसे प्रश्न को कर डालें। ठीक है, आगे फिर प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ भी कार्बन आपके पास 1 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है और एक यहाँ आपके पास कितना है, 3 है। 3 है तो सबसे पहले आप यहाँ 2 करिए। क्या, सबसे पहले जिधर कम हो उधर की संख्या आप बढ़ा लीजिए। तो जब मैंने इधर देखा तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है और 2 यहाँ कर दीजिए, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी मिल गई आपको, 4 मिल गई। कार्बन की संख्या आपके पास कितना है, तो 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ भी आपको हाइड्रोजन कितना मिल गया, 4। मतलब कि ये भी समीकरण आपका क्या हो गया, इतना इजी वे में संतुलित हो गया। फिर आगे इसमें देखिए कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ कार्बन 6 है। जिधर कम दिखाई दे उधर कोई संख्या आपको बढ़ानी है, तो जितना कम है मैंने डायरेक्ट उतना लिख दिया। उसके बाद यहाँ देख पाते होंगे आप लोग कि हाइड्रोजन की संख्या 6 दुना के 12 और 1 13। यहाँ कितना है, 6 2 8 और 1 9। कितना है, अभी कितना संख्या कम है आपका, कितना संख्या कम है, तो 3 संख्या और भी आपके कम है। तो यहाँ अगर आप 2 लिखते हैं, क्या यहाँ आप 2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ आप जब अगर 2 लिखते हैं तो कितना बना, 6 दुना के 12 और 1 13 ना, यहाँ हो गया 6 और 2 8 और 2
10। मतलब कि और भी संख्या आपके पास क्या है, तो अभी कम है। कितनी कम है, कितनी कम है, तो आपके पास अभी 2 और क्या है, कम है। ठीक है, उसके बाद अभी देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या तो हो गई लगभग, इतना अभी बचा हुआ है, लेकिन रुकता है अभी यहाँ हाइड्रोजन की संख्या भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 12, और यहाँ कितना हो गया, 12 और 4 कितना हो गया, 16। कितना मिल गया, तो आपको ऑक्सीजन की सॉरी हाइड्रोजन की संख्या आपकी कितनी मिल गई, तो 16 मिल गई। तो 16 जैसे ही मिला, आप यहाँ 8 लिखें, तो 8 दूना के 16, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई, और कार्बन की संख्या भी बराबर होगी। इसलिए मैंने ऑक्सीजन को छोड़ दिया था। और ऑक्सीजन की संख्या अब देख लेते हैं कि 6 दूना के 12 और 8 कितना, 12 और 8 कितना, तो 20। यहाँ आपको मिला 2 और यहाँ मिल गया कितना आपको, 6। 6 2 8, अभी कितने बचे हुए हैं, 12 न, तो 6 दूना के 12 और 6 18 और 2 20, मतलब कि ये संख्याएं भी आपको मिल गई लगभग कितनी, तो 20। ठीक है, फिर आगे यहाँ कॉपर जो दिया हुआ है उसकी संख्या 2 है, यहाँ भी आपके पास कॉपर 2 है। यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 3 है। तो कभी भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आप करो तो ये संख्या को सम बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो इधर कम है तो यहाँ मैंने 3 लिखा, तो 3 दूना के 6 हो गया। जब 6 हो गया, यहाँ से आपको 2 मिला, 2 मिला। 2 के बाद और देख लेते हैं, यहाँ अगर मैं 2 लिखती हूँ तो 2 दूना के 4 और 2 यहाँ लिख दूँ तो 6 हो गया। मतलब कि यहाँ ऑक्सीजन 6, यहाँ भी 2 और यहाँ 4, कितना हो गया, 6। उसके बाद कॉपर की संख्या बढ़ी और सल्फर की संख्या बढ़ी, तो कॉपर भी 4 हो गया और सल्फर भी आपका कितना हो गया, 2। यहाँ भी सल्फर आपका 2 हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये समीकरण या फिर जिस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आप सभी लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, ये मेरा कहना है कि आप लोगों को जहाँ ना समझ में आए, ठीक है, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक, और ऐसा नहीं है कि मैंने जितना बताया है वो आपको नहीं समझ में आया, लेकिन मैं अगर कहती हूँ कि अगर फिर भी नहीं समझ में आया, फिर भी नहीं समझ में आया आपको, तो आप हमसे, ठीक है, क्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि परीक्षा की तैयारी तो हमको बिल्कुल ही आप लोगों की करानी है, तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। वो भी क्या चीज़, दूसरा लेसन का, क्या, अम्ल क्षार एवं लवण का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसको देखने के बाद आप भूलिएगा नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए थोड़ी क्या हो जाए, आसानी रहे। ठीक है, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। ऐसे ही, ठीक है, सब क्लास में आते रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी क्या करते रहिए। ठीक है।